अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू रवाना। आज कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, सो प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। रायना बहुत रिजर्व किस्म की लड़की थी। बहुत ज़्यादा बोलना और बेतकान बोलना उसे हरगिज़ पसंद ना था। उम, ना ही उसे बात बात पे हंसना कहका लगाना अच्छा लगता था। उसे हर चीज़ से चिढ़ती, जो आजकल के लड़के लड़की मौजूद के में मौजूद थी। फ़ोन पे घंटे घंटे भर दोस्तों से बातें करना, लड़के लड़कियों की फ्रेंडशिप, एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ देना और पढ़ाई के नाम पे घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर ऐशी और मौज मस्ती करना उसे सख्त जहर लगता था। और अपनी और माँ बाप की इज्जत की से पासदारी करने और अपने हदूद में रहने वाली लड़की थी। और जैसे वो खुद थी दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहती थी। यूनिवर्सिटी के पहले ही रोज़ उसकी दोस्त बनने वाली जोजो उसे वाकई पसंद तो थी, मगर जोजो की कुछ बातें उसे नापसंद भी थी। वो चाहती थी कि जोजो भी उसकी तरह रहना सहना सीख जाए, मगर जो मनमौजी लड़की थी वो वही करती थी। जो मनमौजी लड़की थी वो वही करती थी। उसके दिल में आता था, उसके दिल में आया रायना किससे दोस्ती लेकर उसने कर ली। उसके दिल में आया हंसी से दोस्ती कर ले, उसने वो भी कर ली। बस बात ये थी कि वो अपने दिल का इनकार नहीं कर सकती थी। जो दिल चाहता था वही करती थी। लेकिन रायना के पास दिल के नहीं दिमाग के फैसले करते थे। और आजकल उसका दिमाग कह रहा था कि जो हंसी से दोस्ती ख़त्म कर दे, मगर वो ये बात जो से कह नहीं पा रही थी। लेकिन आज मौका मिल ही गया। रायना की गाड़ी सर्विस के लिए गई थी, इसलिए उसने जोजो से कह दिया कि मैं मुझे पिक कर ले। जोजो हुक्म बजा लाई थी। ठीक 8 बजे वो रायना के गेट पर हाथ दे रही थी। रायना पहले से तैयार बैठी थी, फ़ौरन बाहर आ गई। माशाल्लाह, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। कहाँ की तैयारी है? रायना जोजो को देखते ही पूछ बैठी थी। आज 12 अक्टूबर है। जोजो हल्के से मुस्कुराकर बोली, 12 अक्टूबर में क्या ख़ास बात है? रैना का भला क्या इल्म था? 12 अक्टूबर में ही तो ख़ास बात है। जोजो के चेहरे पे दिलकशी थी, नरम गरम जज्बात की। कुछ पता तो चले? वो उलझन से बोली, आज हंसी का बर्थडे है। वो जोजो सरसराशारी से बोल रही थी। ओह! रायना ने होंठ से गिरते हुए कहा, हंसी बहुत अच्छा है रायना। जोजो अपनी धुन में कह रही थी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जोजो मेरी एक बात मानोगी? रायना ने स्क्रीन से नज़रें हटाकर जोजो के चेहरे पर मरकूज़ कर दी। क्या बात जोजो? विंड स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा सकती थी। सामने रोड पे अच्छा खासा रश था। हँसी से दोस्ती ख़त्म कर दो, रायना ने बड़ी तेज़ी से कह दिया। और जोजो एकदम नज़र हटाकर उसे देखने पर मजबूर हो गई थी। ये क्या कह रही हो तुम? न हाँ, ठीक कह रही हूँ। जो वो अच्छा नहीं है, वो फ्लर्टी है। वो कभी तुमसे वफ़ा नहीं करेगा, रायना ने समझाने के लिए कहा। वो अच्छा नहीं है, उसने मुझे बताया था। वो फ्लर्टी है, उसने ये भी बताया था। और वो कभी मुझसे वफ़ा नहीं करेगा, ये भी वो बताता ही रहता है। जोजो लापरवाही से बोली। फिर तुमने उससे दोस्ती क्यों कर रखी है? रायना को अचंभा हुआ था। वो मुझे अच्छा लगता है इसलिए। जो हनूज़ लापरवाह थी। हर बुरी चीज़ तुम्हें अच्छी लगने लगेगी तो तुम उसे अपना लोगी? वो ताज्जुब आमीज़ नज़रों से उसे देखते हुए पूछ रही थी। हाँ, अपना लूँगी, क्योंकि अब वो चीज़ किसी और को ना सही मुझे तो अच्छी लग रही है ना। उसने जवाब पेश किया, ये गलत है जोजो। उसी गलती में मेरे दिल की खुशी है रायना। जोजो इत्मीनान से बोली, क्या वो भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचता है? वो मेरे लिए क्या सोचता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस सारे किस्से का अंजाम क्या होगा? रायना का ताज्जुब बरकरार था। अंजाम तो सिर्फ़ ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन ऊपर वाला ये तो नहीं कहता कि जानते बूझते और खुली आँखों से सब देखते हुए किसी घड़े में गिर जाओ। प्लीज़ यार रायना, क्या फ़लसफ़ा लेकर बैठ गई हो? छोड़ो, सुबह-सुबह कोई और बात करो। जो कि दिलो-दिमाग पे हँसी की पर्सनैलिटी का कहर छाया हुआ था। ऐसी बातें भला कब अच्छी अच्छी लगती सकती थी। उल्टा नागवार ही गुज़रती। ये बात छोड़ने वाली नहीं है, बहुत अहम है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए। वो लड़का महज़ फ्लर्ट कर रहा था। तुम्हें ऐसे दोस्त से दूर हट जाना चाहिए। कल को तुम्हें कोई नुकसान भी हो सकता है। रायना इंतहाई हद तक जाकर सोच रही थी। रायना हंसी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है या फ्रॉड, मैं उस पे ध्यान नहीं देती। मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि हंसी मेरा दोस्त है और मेरे लिए बहुत अहम है। मैं उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी ये बहस ला हासिल है। और यहाँ एक बात और, हंसी का किरदार का हल्का नहीं है। अपने किरदार के लिहाज से जितनी अच्छी तुम हो उतना ही अच्छा वो भी है। वो कभी भी लिमिट का क्रॉस नहीं करता। जोजो ने दो टोक कहते हुए जैसे गुफ्तगू समेटी थी। ओह, लगता है अपने हवाले से उसने तुम लोगों को अच्छा खासा ट्रेन कर रखा है। राना तंजिया बोली, ट्रेन करना होता तो वो सिर्फ लड़कियों को करता।
लड़कियों को करता है, बल्कि यहाँ तो उसके दोस्त लड़के भी उससे उसके गुण गाते हैं, तारीफ़ें करते हैं। एंड जस्ट फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, कि आज तक उसने खुद से किसी भी लड़की की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। लड़कियाँ खुद ही उससे मतवजा होती हैं, उससे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं। मैंने भी खुद भी पेशकदमी की थी, वो मेरे पास मुझे पंसाने के लिए नहीं आया था। मैं गई थी, मैं खुद, उसने चबा चबा कर बताया, और गेट के बाहर गाड़ी पार्क कर दी। जैसे कि उतरने से पहले ही रायना अपनी साइड का डोर खोलकर उतर गई थी, जबकि जोजो हंसी के लिए लाया जाने वाला गिफ्ट और फूलों का बुके उठाकर अंदर आई और ए ब्लॉक की सिमट भर गई। जहाँ उस वक्त हंसी की बर्थडे की सेलिब्रेशन ज़ोरों पर थी, उसके तमाम दोस्तों ने अच्छी खासी तैयारी करी थी। वो खुद भी बेहद वजह और और हैंडसम लग रहा था। ब्लैक जीन्स पे ब्लैक और हाफ स्लो शर्ट, हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई थी, जिसके फ्रंट पर बड़े बड़े हरूफ में बर्थडे बॉय लिखा हुआ था। आज सभी लड़कियों के की नज़रें बस उसी पे मरकूज थी, बावजूद कोशिशों के निगाह हट हट ही नहीं रही थी। अनम, अनीला, जकिया, पंकी, आमना और जोजो वगैरह उसकी दाएं बाएं खड़ी थी। सभी उसके लिए गिफ्ट्स भी लाई थी। जैखम, अब्बास और तसीफ वगैरह ने सेलिब्रेशन के सारे इंतजाम और सारे अखराजात खुद किए थे। यहाँ तक कि वो लोग अलग अलग केक भी लेकर आए थे। टेबल पर मुख्तलिफ साइज़ के तकरीबन 6 केक सजे हुए थे। सेलिब्रेशन का इंतज़ाम कैंटीन में किया गया था। अलबत्ता लंच का प्रोग्राम यूएफसी में रखा गया था। यूएफसी यूनिवर्सिटी में आज का ऑफ गुजरात की रिलेटिव इंतहाई खूबसूरत पुरसकून और साफ सुथरा माहौल का एक फास्ट फूड कॉर्नर था, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट पेट पूजा करने और टाइम पास करने की गर्ज से आते थे। उसके अलावा वो अक्सर स्टूडेंट वहाँ अपनी अपनी बर्थडे पे या कोई त्यौहार सेलिब्रेट करने आते थे। कोई अपनी इंगेजमेंट और कोई तालीम में कामयाबी का जश्न मना रहा होता था, और आज भी यही हाल था। उसके दोस्तों का पूरा जश्न मनाने का रहा था। उन्होंने उधम मचा रखा था। पूरी यूनिवर्सिटी को इल्म हो चुका था ID डिपार्टमेंट के हसन अली की आज 12 अक्टूबर को बर्थडे है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट भी आते जाते उसे विश कर रहे थे। उसके दोस्तों ने ढिंढोरा पीट रखा था। हालांकि वो रोक भी रहा था, मगर परवाह भला किसे थी। वो भी उनके साथ शामिल ये हल्ला गुल्ला एंजॉय करने लगा। उनकी शरारतें अरूज पर थी। कहाँ हो, उसने जहम को मैसेज सेंड किया। ब्लॉग की बैक साइड पर चंद सेकंड बाद रिप्लाई आया, क्या कर रहा है। उसने दूसरा मैसेज किया, क्या कर सकता हूँ भला। दूसरा रिप्लाई में भी फ़ौरन कहा, करने तो तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे यार, ये बताओ साथ कौन है। हंसी ने शरारत भरा मैसेज उसे लिखा, और साथ ही एक स्माइल का आई कौन कौन भी आइडिया ऐड कर दिया, स्माइल आइकन भी ऐड कर दिया। तुम्हारी भाभी साजा का हमने दो आइकॉन ऐड करके भेजे थे आंख दबाकर मुस्कुराते हुए। कौन से नंबर वाली। हसन का मैसेज फ़ौरन पहुंचा दूसरे नंबर वाली यानी सोनिया। सहगम का मैसेज पढ़कर हंसी के लबों पे मुस्कुराहट भी कर गई थी। सोनिया बहुत ही खूबसूरत और नाज नखरों वाली लड़की थी। उसकी बुरी आदत थी कि वो शक्की नहीं बहुत थी। शुरू में जब वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर गुजरात आई तो जैखम से देखते ही फिदा हो गया था। वो इतने दिन उससे बात करने के लिए आए हैं, भरता तरसता रहता। जब उसकी हसरत, उसका शौक देखते हुए तमाम दोस्तों ने ऐसी तरकीबें लड़ाई कि सोनिया खुद बेखुद जैखम की तरफ माइल हो गई। लेकिन उसने यह शक हमेशा रखा कि जैखम की पहले भी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप रह चुकी है। हालांकि जैखम ने 1000 सफाइयाँ दी थी और 1000 इनकार किए थे। अब भी अगर वो किसी लड़की के साथ होता तो सोनिया को देखकर फ़ौरन उधर उधर छुप जाता। लेकिन आज कहाँ छुपता। जब हंसी ने हमला कर दिया था। हंसी ने सोनिया के नंबर पर बस एक ही मैसेज लिखा था, डियर सोनिया, मीठी मीठी बातें करने से पहले मैं जैकम का मोबाइल चेक करो। उसके मोबाइल के इनबॉक्स और आउटबॉक्स में मौजूद तमाम मैसेजेस पढ़ो। बस इतनी सी बात थी कि आग भड़की और जैकम का तनका लफज जमा करके बनाया जाने वाला इशियाना जल कर राख हो गया। सोनिया ने जब जैकम के आउट बॉक्स के मैसेजेस में दूसरे नंबर वाली पढ़ा तो वो काट खाने को दौड़ी थी। उसने गजब से बुरा हाल उसके बस में होता तो वो खूंखार जंगली बैलों की तरह उसे झट पड़ती, लेकिन वो इतने ज़्यादा लोगों में तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। तो जैकम का मोबाइल ज़मीन पर तेमर और वहाँ से चलती बनी। जैकम को कुछ पता नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसने मुस्कुराहट रोकते हंसी को देखा तो सब समझ में आ गया था। जलील, कमीने, खबीस, तुमने ऐसा क्यों किया। जैकम मुठ्ठियाँ फेंच कर बोला था, रंग में भंग डाला, बस और तो कुछ नहीं किया। हंसी ने बेनियाजी से कहकर कंधे झुकाए और जैकम के उस टाइगर लुक से जान के उसने रोज़ वाला बदला ले लिया। हालांकि जैकम को तौसीफ वगैरह ने ऐसा करने से मना भी किया था। अब वो आठ आंसू रो रहा था। अब बस कर यार, मगर ये यार ये
मगरमच्छ के आंसू बंद कर दे, तुझे पता तो है कि हंसी से पंगा लेना आसान नहीं होता। उसने जैकब का कंधा थपका के, और इतने ही में बाकी भी जमा हो गए। और जिस चीज़ को जैकब को की आप बीती का पता चला, वो हंसी और शरारत के बल बांधते चले गए थे। यार बेशक मैं मजाक किया था, लेकिन उसे जो या अनीला छोड़कर तो नहीं गई थी ना। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो दहाई दे रहा था, हंसी शरीर हुआ। देखें जी, सारी बात है प्यार की। मेरी फ्रेंड को मुझसे प्यार है, इसलिए वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। रही बात तुम्हारी, तो मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स को तुमसे प्यार नहीं है, इसलिए छोड़ कर चली जाती है, वरना और कोई वजह नहीं है। ऐसी की तैसी तेरे प्यार की तुमने मेरी सोनिया भगाई और है, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जख्म बिला आखिर उस पर चढ़ पड़ा और हंसी एकदम से शिकंजे से बचते हुए भाग कर निकला था। यूं ही भागते हुए वो सीढ़ियों तक पहुंच गए, जिसने हंसी ने जरा मुड़कर अपने पीछे लपकते जख्म को देखकर नजर चौंक गई। अगले ही पल एक धला देने वाली जोरदार चीख फिजा में गूंजी थी। वो सामने आने वाली अंधाधुंध भागते लड़के से टकराकर टकराकर सीढ़ियों से गिरती चली थी। और उस लड़की को इस तरह गिरते देखकर हंसी और जख्म खुद भी घबरा गए थे। दोनों लपक कर उसके पास पहुंचा। हंसी ने फौरन बाजू का सहारा देकर उसे सीधा किया। उसका चेहरा देखकर ठिठक गया। वो रायना थी, जोजो की फ्रेंड। उसके सर में ज़्यादा गहरी चोट आई थी, इसलिए खून बह रहा था। वलीद, तुम गाड़ी निकालो। हसन ने उजलत में सामने खड़े वलीद को ही काम सौंपा। तुम जोचो का पता करो, उसे भी साथ ले आओ। उसने जख्म को कहा। तो सीफ, जल्दी से उस लड़की की सारी बिखरी चीज़ें इकट्ठी करो और गाड़ी में आ जाओ। उसने रायना को उठाकर गाड़ी में डाला और एमरजेंसी में लेकर अजीज अस्पताल आ गए। उनके पीछे जोजो और बाकी स्टूडेंट्स भी आ गए थे। गवर्नमेंट अस्पताल था, इसलिए शको शबात के बनाव पर पूछ कुछ शुरू हो गई कि कहीं ये पुलिस केस ना हो। लिहाजा हसन ने अपने टीचर सर खटक का कॉल किया और उनकी गवाही और सिफारिश पर रायना को एडमिट कर लिया गया। और आधे घंटे बाद थोड़ा रश कम हुआ तो डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने चंद मेडिसिन लिख कर दिए जो स्टोर से लेकर आनी थी। इसलिए हसन ये काम किसी को भी दिए बगैर गाड़ी लेकर मेडिकल स्टोर चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आया तो रायना कहीं भी नहीं थी। कहाँ है वो? हंसी को परेशानी लाक हो गई। उसके घर वाले आए थे, उसे यहाँ से डिस्चार्ज करके किसी और अस्पताल ले गए। गवर्नमेंट अस्पताल उनके म्यार का नहीं था, वलीद ने संजीदगी से बताया। हालांकि बोल रहे हैं कि ऐसे हम इमरजेंसी केस प्राइवेट अस्पताल में कम ही हैंडल होते हैं, मगर हर कोई ऐसे केस को गवर्नमेंट अस्पताल भेजता है। अपनी वैन की उनकी अपनी मर्जी, जो जी चाहे करे। हमारा काम था फ़र्ज़ पूरा करना, सो हमने कर दिया। बास ने लापरवाही से कंधे झटकते लेकिन हसीन हाथ में पकड़ी दवाइयों का शापर देख रहा था, जो अब गैर ज़रूरी था। और तकरीबन 5 रोज़ बाद यूनिवर्सिटी आई तो उस पर पहली नज़र हंसी की भी पड़ी थी। वो बेख्तर उसे देखकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और सारी बातें तड़क करके उसके करीब चला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वो अपनी वजह से किसी को मिलने वाली इतनी तकलीफ पर शर्मिंदा था। राना ने उसे सामने देखकर भुना गई थी। तुम? वो चबा कर बोली। आई एम सॉरी मिस रायना, मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। हम लोग आपकी आदत के लिए अस्पताल आना चाहते थे, लेकिन फिर वो ये सोचकर रुक गए कि शायद आपके घर वालों को बुरा लगे। अपनी एनीवे, आप ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? हसीन इंतहाई शाइस्तगी से बोला। बहुत ही मसब अंदाज में उसका हाल चाल पूछा। कुछ दूर और बैठे उसके दोस्त भी उस रायना के पास खड़े देख रहे थे। मेरा रास्ता छोड़ो। रायना का लहजा सख्त था। मैंने आपकी तबीयत पूछी है, रास्ता नहीं रोका। मेरी तबीयत से तुम्हें क्या मतलब? वो भी भला के घसीली और बदगुमान लड़की थी। आपकी तबीयत से मुझे ये मतलब है कि आपकी तबीयत मेरी वजह से ख़राब हुई हो। बड़ा अफसोस है आपको। वो फंकारी। बस जीव अपना तो दिल ही ऐसा है। वो संजीदगी से बात करता करता भी अपनी शरारत से बाज नहीं आया, लेकिन रायना फट पड़ी थी। शट अप, जस्ट शट अप। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लड़कियों को फंसाने के बहाने ये सब पहले इनके टकराव करते हैं, फिर ये आदत करते हो, फिर उनसे सॉरी बोलते हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बात आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। अगर ये कुछ करना होता तो सीधे सीधे लड़कियों का ऑफ़र कर दिया करो। और इनडायरेक्ट बात करने के क्या फ़ायदा? कुछ चाहते हो डायरेक्ट बोल दिया करो। वो इंतहाई तलखी और अहानत अमेज़ लहजे में बोल रही थी। मिस रायना हैदर, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको फंसाने का और ना ही आपसे रवाबत बढ़ाने का। मेरे सामने आप जैसी हज़ार कितार बांधे खड़ी हैं और मेरी एक ही नज़र के लिए तरसती हैं। आप ना हुई तो क्या हो गया? मेरे चाहने वालों में कमी नहीं आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं यकीन से कहता था, अगर मैं वाकई आपको फंसाने की कोशिश करता तो यकीनन फांस ले भी लेता। बस बात यह है कि मैंने कोशिश ही नहीं की, वरना आप तो उसने राना के हमेशा की तहकीर अमीज़ नज़रों और बातों का हिसाब पल में बराबर कर दिया था। वो तो जैसे पागल हो उठी थी। जलील कमीने, आवारा लोफर तुम, और कह सकते हो जैसे बदकिरदार, तुम जैसे बदकिरदार और खुद
हवास में हो, ऐसा ही दूसरों को समझते हो। मैं तुमसे बात करना भी तो अपनी तो ही समझती हूँ, मुझे इस रास्ते से जाने भी गुनाह गवा गुजरता है जिस रास्ते से तुम गुजरते हो। वो गड़ी पड़ी लड़कियाँ, गिरी पड़ी लड़कियाँ होंगी और जो तुम्हारी बातों और तुम्हारे जाल में आ जाती हैं। हज़ारों लड़कियों के साथ चक्कर चलाते हो, उनके जिस्मों के साथ खेलते हो, तुम्हें घिन नहीं आती? अब मैं अपने आंसू चीख चीख कर बोल रही थी। हंसी की दोस्तों के साथ साथ अब और भी सूरज चमक, जिनका चेहरा गुस्से से जब्त करने की शुरू हो गया था। देखिए मिस राना, आप इस तरह से मेरे सबके सामने मेरी इंसल्ट करनी है, कम अज़ कम तौसीफ़ यकदम आगे बढ़ाया अपने दोस्त की, तो इतनी भयानक और इंसल्ट उनमें से किसी को भी गवारा नहीं थी। तौसीफ़ रहने दो, बोलने दो इनको, जो भी बोलना चाहती है। उन्हें हँसी ने हाथ उठाकर तौसीफ़ को खामोश करवा दिया। हों, तुम्हारी कोई इज़्ज़त होगी तो तुम्हें इंसल्ट का एहसास होगा ना। जिसकी इज़्ज़त कोई इज़्ज़त ही है ही नहीं, उसे बेइज़्ज़ती की भला क्या खबर। रैना का आखिरी वार बड़ा करारा था। उस ये जिस हँसी ने एकदम झटके से सर उठाकर उसे देखा था, आँखों में बर्फ़ उतरी थी। इतनी सर्द नज़र से देखा था कि रायना की रीढ़ की हड्डी जैसे कड़ कर के रह गई थी। वो चंद कदमों का फासला कदमों से समेटकर रायना के बेहद करीब आंकड़ा हुआ था। एक मजमा के सूरज में खड़े सूरज ठटक गए थे। वो क्या करने वाला था? रायना हैदर में औरत की बहुत इज्जत करता, लेकिन जो औरत इज्जत नहीं करना नहीं चाहती, वो इज्जत करवाने के हकदार भी नहीं होती। तुमने जो करना था वो कर लिया मेरा। अब तुम मेरा इंतज़ार करो कि मैं क्या करता हूँ। मैं कभी अपना बदला नहीं छोड़ता, इसलिए आज के बाद हमेशा याद रखना कि हसन अली का तुम्हारी तरफ काफ़ी हिसाब किताब निकलता है। मैंने जब चाहा हिसाब बराबर कर लूँगा, बस तुम वेट करो। अल्लाह हाफ़िज़। वो सरगोशी आवाज़ में बोलता रायना की बोलती बंद कर गया और बाकी सब खड़े देखते रह गए। बारिक और रायना अरीब को जॉब मिल गई है। वो घर में दाखिल हुई तो मारा उसे गुड न्यूज़ देने के लिए पहले से तैयार बैठी थी। सच्ची? रायना खुशी से उछल पड़ी। आज यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था, इसलिए वो लेट घर आई थी और अरीब उसका इंतज़ार करके अपने बेडरूम में चला गया था। मुच्ची मायरा ने छह कर बोला, जॉब कहाँ मेरी? उसे तजस्सुस हुआ। बैंक में एक इंतहाई अच्छी पोस्ट पर मायरा का लहजा बता रहा था कि उस न्यूज़ पर सिर्फ मायरा ही नहीं बल्कि तमाम घर वाले खुश हैं। वाह, मुबारक हो। फिर तो रायना ने भी खुशी का इजहार किया था। अरीब भाई कहाँ हैं? उसने आगे पीछे देखते हुए पूछा। अपने बेडरूम में, मैं देखती हूँ उनको, कहो छुप कर बैठ गए हैं। ना कोई ट्रीट ना कोई मिठाई। वो अपना बैग लाउंज में सोफे पर डालकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। उन तीनों बहन भाइयों की बेडरूम होम्स रूम्स ऊपर ही थे। अलबत्ता मामा और पापा के बेडरूम नीचे ही थे। उसने रीप भाई के बेडरूम के सामने खड़े होते ही दरवाज़ा पर दस्तक दी। उन्होंने चंद सेकंड के तौक़ुफ़ से दरवाज़ा खोला ही था कि रायना बुलंद आवाज़ चहकी, बारिक हो, मेरी ट्रीट कहाँ है? इतनी जल्दबाजी से पे अरीब पहले तो हैरान हुआ, फिर एकदम हंस पड़ा। उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आया। आओ अंदर बैठो, आराम से बात करो, फिर ट्रीट का मुतालबा करना। अरीब ने उसे लाकर अपने बेड पर बिठा दिया। मैं सिर्फ मुतालबा नहीं करूँगी बल्कि मुतालबा मनवाऊँगी भी, उसने पुरज़ोर लहजे में कहा। अरे यार, मनवाओ तो सही, कुछ जत्न तो करो। अरीब ने उसे छेड़ रहा था। वॉट, मैं अपने भाई से ट्रीट लेने के लिए जत्न करूँ, यानी खुश आमद करूँ अब आपकी? यार है ना, एकदम चीख उठी। अरीब कहकर लगा हंसने लगा। ओके बाबा, ना करो, लेकिन ये तो बता कैसी ट्रीट लोगी? अरीब ने हथियार डाल दिए। कैसे ट्रीट हूँ ये तो सोचना पड़ेगा। वो पुरसोच अंदाज में बोली। फिर कोई ख्याल आते ही चांद की चमक उड़ी सी। सिल्वर स्पून से लंच और अलीना सेंटर से शॉपिंग, बस इतनी ही सी ट्रीट है। उसने अब बड़ी आसानी से कहकर कंधे झुकाए। क्या ये सब इतनी सी है? अलीना सेंटर से शॉपिंग, जहाँ चीज़ों की प्राइस 5,000 से शुरू होते हैं। उफ, मेरी जेब में इतनी भारी नहीं है। अरीब ने कानों के हाथ लगाए। ओके, हम अलीना सेंटर नहीं चाहते, पे चले जाते हैं। रायना की लापरवाही हनूसी, यानी जंगल के आगे और कहीं और खाई पीछे। जंगल आगे और खाई पीछे। अरीब ने सर थाम लिया था। रायना अपनी मुस्कुराहट रोकने लगी। मान ले अरीब भाई, एक तो अब मानना ही पड़ेगा, वरना कोई तीसरा शॉपिंग मॉल निकल आएगा। मायरा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। वो उनकी गुफ्तगू सुन चुकी थी। हाँ यार, तुम ठीक ही कह रही हो। अरीब ने इस बात में सर हिलाया और आना खिलखिलाकर हंसी। तो फिर कल लंच का प्रोग्राम पक्का? उसे तस्दीक चाहिए। पक्का, अरीब ने मान लिया था। फिर दोनों बहन भाई हंस पड़े। इन तीनों बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। उसे सिक्स सेमेस्टर में डिपार्टमेंट में टॉप किया था और ये खुशी उसके लिए, उसके घर वालों के लिए और उसके दोस्तों के लिए कुछ कम नहीं थी। उस बार एग्ज़ाम्स के दौरान उसने वाकई टॉप करने का अज़म किया था। सचमुच कर भी लिया था ये। और वो लोग ये खुशी के साथ ब्रेक करने के लिए उसके दोस्तों के साथ ट्रीट मांगी थी। उसे वो इतनी बड़ी खुशी मिलने पर उनका इनकार नहीं कर सकता। जो अनीला वगैरह ने भी जोर दिया था। अनीला को UFC में और जो को किनारा पर ट्रीट देकर तो वो फारिग हो चुका था। रही आमना तो वो थी ही। दरवेश हंसी उसे ट्रीट ना भी देता तो गुजारा ही हो ही जाता। उसने कौन सा लड़ाई झगड़ा करना था या फिर उसने खफा होना था। अलबत्ता सबसे बड़ी महंगी असामी उसके दोस्त भी आ रहे थे।
रह गए थे और जिसको भुगताना बाकी था। रोज़ रोज़ की याद दहानी और तानों से तंग आकर उसने उन्हें इनवाइट कर ही लिया था, और उस वक्त वो अपनी कमीनगी के अरूज पे थे। उन्होंने होटल में भी ऊधम मचा रखा था। यार हंसी, मुझे तो ये बता, तू इतनी लड़कियों के साथ बिजी रह रह कर थकता नहीं है? तो सीफ मानी खींची जो उसके कंधे पे हाथ रखे बोला था, हसन वो भी सनफे नाजुक का थकर उतारता है, थकाता नहीं है। ये जवाब अब्बास की इस तरफ से आया था, जो खुद भी बेहद खूबसूरत था और अभी तक एक तो जगह पे मॉडलिंग भी कर चुका था। वो कश्मीरी फैमिली से था, उसकी खूबसूरती उसे वारिस में मिली थी। लेकिन यार तुमने में तो बहुत सहमना है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। उफ, एक बार जोजो के साथ डेट पे जा रहे हो, दूसरी बार अनिला के साथ, तीसरी बार अरुष के साथ। कैसे हैंडल करते हो सबको, वो भी एक ही दिन में? तौसीफ का सवाल। हैरानी हनूस अपनी जगह कायम थी। और इन तमाम फ्रेंड्स के होते हुए एग्ज़ाम्स में टॉप कभी कर लेते हो, वाओ अमेजिंग, हमें भी कुछ सीक्रेट बताओ। वह वाकई हैरान हो रहे थे। देखिए जी, सारी बात है प्यार की, मेरा मतलब है सारी बात है मेहनत की, लगन की तो और तवज्जो की। मैं हमेशा हर काम मेहनत, लगन और तवज्जो से करता हूँ, इसलिए मेरे हर काम का रिजल्ट भी अच्छा आता है। वाह क्या बात है! लेकिन हमें ये तो बता दो कि लड़कियों पे क्या मेहनत करते हो? जगन बेताब हो रहा था। हॉस्टल में कमरे में आना, फिर फुर्सत से बैठकर बताऊंगा। उसका अंदाज भी शरारती था। ठीक है, आ जाऊंगा। लड़कियों को बताने का फॉर्मूला यानी कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जैकम आँख दबाकर बोला, तो फिर आज ही सेंट्रल जेल चले जाओ। वहाँ ऐसे बहुत से होंगे जो लड़कियों को पटाने के चक्कर में खुद पिट कर आ गए होंगे। तुम्हें उनसे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सीफ ने जैकम को झाड़ दिया था। मुझे किसी और के नहीं, बस अपने हंसी शहजादे के फॉर्मूले चाहिए, और एकदम कामयाब। तुमने अरूश नहीं देखी जी? कसम से, क्या चीज़ है यार, पा बिल्कुल न्यू और 0 मीटर चमकती दमकती। जैकब ने हंसी की नई दोस्त की ऐसी तारीफ की जैसे वो लड़की नहीं शोरमा में रखी कोई लिस्ट मॉडल की गाड़ी हो। तेरी सेटिंग करवा दो अरूज के साथ, हंसी ने हातिम ताकि कब्र पे लात मारी है। सच अल्लाह तुझे अरशा दे, रंग लाए तुझे, साथ साथ पुत्र देवे, तुझे खुश रखे। मैं मर भी गया तो मेरी कब्रां तो तेनों दुआवा देवांगा। जैकम खुशी से बुजुर्ग बना दे दुआएं दे रहा था, और यूं ही छेड़छाड़ के दौरान समय की नज़र उस पर पड़ी थी। दाएं तरफ वाली टेबल पर रायना हैदर बैठी हुई थी, साथ एक लड़की और एक लड़का भी बैठे हुए थे। वो आपस में बहन भाई थे, क्योंकि नैन नकोश से अच्छी खासी शवाहत महसूस हो रही थी। रायना हैदर को देख के हंसी के चेहरे के तासर बदल गए थे। उसके चेहरे पर तनाव फैल गया था। गालिब लब खींच रहे थे। वो जब जब रायना को देखता, उसे अपनी तस्वीर और हद तक याद आ जाती थी। उसे दे याद आता तो उसे रायना का दिया हुआ कर्ज सूद समेत वापस भी लौटाना है। अब बता कब लौटाना है, ये अभी उसने फैसला नहीं किया था, क्योंकि वो आम फिल्मी और अफसानवी हीरोज़ की तरह हीरोइन से इंसल्ट करवाने, उस पर थप्पड़ खाने के बाद हीरोइन का अगवा करके वाकई उसे किसी खफीफ जगह पर नार नहीं रख सकता। वो हीरोइन ना ही वह हीरोइन की इज़्ज़त पे हाथ डाल सकता, ना ही उसे बदनाम और रुसवा कर सकता, क्योंकि उसे खुद ही ये काम इंतहाई अजीब लगते थे। अगर कुछ करना चाहता था तो भी मेयार का कुछ उस तरीके से कि रायना हैदर उस पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के बदले थोड़ा सबक सीख लेती। उसे सिर्फ इतना बता देना चाहता था कि वो करेक्टरलेस है या नहीं। हजी क्या देख रहे हो? वलीद ने उसे मतवसत हूँ, कुछ नहीं। रायना हैदर को देख रहे थे। वलीद इस फामिया देखने लगा। रायना वगैरह वहाँ से उठकर जा चुके थे। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। मुझे लगता है वो हमारी बातें सुन चुकी है। अली को फ़िक्र हुई। सो व्हाट, हँसी ने सर झटका। खैर छोड़ो वो इस किस्से को। अब ऐसा करो कि ढाके का फ्रेश ऑर्डर दो। अली ने बात ही ख़त्म कर दी। हाँ जल्दी से ऑर्डर करो। अली की तो डेट खाली पड़ी है। पहले जो कुछ खाया है वो कब का हजम हो चुका था। सीफ ने दोबारा से नॉन सीरियस ट्रैक अपना लिया। हंसी ज़्यादा देर तक देर पहले वाला गुस्सा और ज़ब्त में नहीं रख सका। उसे अपने दोस्तों के साथ शरीक होना पड़ा। ज़िंदगी का शजर हरे भरे पत्तों से लदा फंदा होता है। वक्त की रंगीन बहारें और ज़ेरो ख़ुज़ा आती गई और गुजरती गई। माहौल साल की तेज़ धूप हरे भरे पत्तों को खिलासा का पहचान करती रही, और ज़िंदगी के शजर से पहले एक पत्ता कम होता रहा और वक़्त गुज़रता रहा। 4 साल गुज़र गए थे, पता ही ना चला। वो जब यूनिवर्सिटी आए, उनके पास जोश था, इश्तियाक था, तजस्सुस था, कुछ देखने का, कुछ करने का और कुछ पाने का। और जब यूनिवर्सिटी में बाद में वो यूनिवर्सिटी से निकले, उसके पास एक दूसरे से दोस्ती थी। 4 साल की हंसती मुस्कुराती शौक है, यादें और हाथों में कामयाबी की डिग्री थी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एक यादगार ग्रुप 6 लड़कों पर मुश्तमिल था, जो ना तो उसने यूनिवर्सिटी को भूल सकता था, ना ही यूनिवर्सिटी उनको भूल सकती थी। उन्होंने सिर्फ हंसी मजाक की
शरारतों में ही नहीं बल्कि तालीम दाम में भी रिकॉर्ड कायम किया था। अक्सर टीचर्स उनको हरफ़न बोला करते थे क्योंकि उनकी शरारतों से तो टीचर्स भी महसूस होते थे। उन एक दो ने पसंद नापसंद एक दो नापसंदीदा टीचर्स पे तो उन्होंने बैन भी लगवा दिए थे क्योंकि वो टीचर्स उनको पसंद नहीं थी। उसे लेक्चर लेना और पढ़ना भी उन्हें मंजूर न था। किसी टीचर पे बैन लगवा कर उससे टकरा लेना भी सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत थी, वरना कोई ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता था। वो जब भी यूनिवर्सिटी से निकले तो उन पसंदीदा टीचर्स ने भी उनको खूब मिस किया था। और मिस तो वो एक दूसरे को भी कर रहे थे क्योंकि अब उनके रास्ते भी अलग अलग और मंजिलें भी, और वाकई ऐसा ही हुआ। वो लोग तरक्की और कामयाबी की मंजिल तय करते कहीं से कहीं पहुंचते थे। अब बस इतना था कि वो लोग दूर दूर कर रहकर भी करीब थे, एक दूसरे से राब्ते पे रहते थे। यूनिवर्सिटी से फारिग होते ही हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड चला गया, लेकिन वहाँ जाकर अपनी स्टडी और जॉब में बिजी रहने के बावजूद वो अपने दोस्तों को नहीं भुला सका। रोज़ाना यूनिवर्सिटी और फेसबुक से पे उन सबसे बारी बारी गपशप रह होती रहती थी, इसलिए उनकी दोस्ती ताज़ा दम और हशाश बशाश, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो खुद भी हशाश बशाश थे, एकदम फ्रेश और एक्टिव। पाकिस्तान आने का कोई इरादा भी है या नहीं मम्मा? आज सचमुच खफा हो रही हैं। बिल्कुल इरादा भी है और नीयत भी। वो इत्मीनान से बोला। तो फिर कब आ रहे हो? बस सब कुछ समेटते हुए वो 2-3 माह लग जाएंगे। तो क्या 2-3 माह? वेरान ट्राई टू अंडरस्टैंड मम्मा। एक जगह से हर चीज़ ख़त्म करके चल देना इतना आसान काम नहीं होता। वो इन्हें समझा रहा था, लेकिन तुम्हें ये सारा काम 2-3 माह में नहीं बल्कि सिर्फ 1 माह में समेटना होगा। उनका लहजा दो टोक में मजबूत था। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी आफत आ गई है? बदतमीज़ आफत नहीं, तुम्हारे भाई की शादी आ गई है। नवंबर की 9 तारीख फिक्स हुई है। उन्होंने ऐसे सर्जिश की। क्या डेट फिक्स हो गई और आप मुझे अब बता रही हैं? उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। आज ही फिक्स हुई है पागल। ओह अच्छा, लेकिन आप लोगों ने मुझे मेरी होने वाली भाभी की तस्वीर भी नहीं दिखी। मेरी जान, ये काम तुम्हारी चांद भाई का था। उसे चाहिए था कि वो तुम्हें अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर दिखाता। मुझे भला कंप्यूटर सिस्टम का क्या पता। आसमा बेगम हुफ्की से बोरिंग हो, मैं अभी बात करता हूँ उनसे। वो दीदी से कह रहा था, अब ये बात का करने का फ़ायदा नहीं। अब तुम अपने भाई भी को डायरेक्ट फेस टू फेस देख लेना। दिन भी भला कितने रह गए। हाँ ये भी ठीक है। आपने वैसे उस वक़्त दूल्हा साहब कहाँ है? उसके मूड में शरारत घुल गई थी। वो सब नीचे ड्राइंग रूम में बैठे शादी की कार्ड्स का डिज़ाइन पसंद करे हैं। माशाल्लाह बड़े बड़े भुर्तेले सब साबित हो रहे हैं भुर्तीले साबित हो रहे हैं दूल्हा साहब। उसने बड़े भाई का मजाक उड़ाया। मेरी जान, ऐसे कामों में हर कोई भी भुर्तीला हो जाता है। अब मुझे आज तुम्हारी शादी का किस्सा छेड़ने दो। तुम उससे ज़्यादा भड़कीले हो जाओगे शादी के मामले में। तो तुम्हारे पापा ने भी बहुत भड़कीलापन दिखाया था। आसमा बेगम ने बेटों को लपेट में लेते शोहर को भी बाद में लपेट में ले लिया था, जिसे पर हंसी एक सोचा और कहका लगा के हंसा था। अच्छा क्या किया था उन्होंने? वरना हमें इस दुनिया में आने में देर हो जाती। वो बाप का तरफदार था। अब इसीलिए तो तुम दोनों भाइयों को शादी कह रहे हो, ताकि मेरे पोतों पोतियों को आने में देर ना हो। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, पोते पोतियों की आड़ में आप हमें जंजीर पहनाना चाहती हैं। तुम्हारे जैसे बदमाश को जंजीर ना पहनाऊँ तो और क्या करूँ? अरे नहीं नहीं माम, मैं ऐसी अभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अभी मैं बगैर जंजीरों के आज़ाद उड़ना चाहता हूँ। सख्ती से मना किया। आखिर कब तक? ये तो मुझे भी नहीं पता कि कब तक। बहरहाल मैं अभी ऐसे ही फिट हूँ। अभी उससे मेरी लाइफ की जिम्मेदारी हो। मैं पढ़कर मैं अपनी लाइफ की सुनहरा दौरानियाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उफ़, एक तो ये आजकल के लड़के लड़कियों को पता नहीं क्यों मेरी लाइफ एक बोझ लगती है। इतने काबिल और काम चोर हैं कि जिम्मेदारियाँ बस भागते हैं। आसमा बेगम को कोफत हुई। अब पापा जैसे जल्दबाजी तो हम बाज आए। उन्हें शरारत से कहा कहकर माँ को छेड़ा। हाँ, तुम्हें अभी अपनी पसंद की मिली नहीं, वरना तुम भी ये जल्दबाजी दिखाने से बाज ना आते। उनका जवाब भी 16 आने सच था, और जिसने हंसी हंसते हुए तस्लीम करते हुए क्या कर लिया था। फिर चंद और बातों के बाद फ़ोन बन गए थे। उसके जवाब का टाइम हो रहा था और वह निकलने की तैयारी करने लगा। उसने काफ़ी भाग दौड़ की थी। उसके अक्टूबर के लास्ट डेट में सीट कंफर्म हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और सर तोड़ कोशिश के बाद अल्लाह अल्लाह करके उसकी फर्स्ट नवंबर के लिए सीट कंफर्म होगी। इसलिए ये भी गनीमत था कि शादी से 8 दिन पहले वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और वाकई 1 नवंबर को उसे 4 साल बाद अपने घर के कदम रंजा फरमाया अफजल साहब और आसमा बेगम अपने लाडले चहीते बेटे से मिलकर बेइंतहा खुश थे। 4 सालों में उसकी शख्सियत बेइंतहा निखर गई थी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम लगने लगा था। उसकी शानदार पर्सनैलिटी में एक मुतासिर कौन ठहराव था, उस पर नज़र नहीं ठहर रही थी। उस ऐसे में आसमा बेगम रवायती माओं की तरह उसकी नज़र उतारने से पास नहीं है। उन्होंने फ़ौरन नज़र उतारने के साथ साथ सदका भी दे दिया। क्या भी ऐसे लाड ऐसे आओ भगत हमारी भी कर लिया करें। चांद भाई माँ के दास्त अतवार देख कर रह न सके। इतने अरसे से तुम्हारी आओ भगत भी ही तो कर रही है, वो तो इतने सालों बाद क्यों नज़र आया? आसमा बेगम ने बड़े बेटे की खूबसूरती से घोरा
ओह! यानी घर से दूर रहने वाले की कदर होती है। ओके, आइंदा हम भी कहीं कहीं परदेस जाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। चाँद भाई को पुरसोच अंदाज़ से कहा। अभी हनीमून का प्रोग्राम बनाएँ भाई साहब, 8 दिन बाद शादी है और परदेस ही जाना है तो पहले सोचते हैं। हसीने ने दिलचस्प मुस्कुराहट चेहरे पे सजाते हुए उनको छेड़ा। चलो अब तो सोच लिया है ना, घर पे किसी और का नहीं सही कम से कम बीवी का तो इंतज़ार होकर हुआ करेगा ना। चाँद भाई ने सिद्धी से कहा। बस ज़्यादा मज़लूम बनने की कोशिश ना करो। अब तुम हमें ये बता रहे हो कि हमें तुम्हारा इंतज़ार ही नहीं होता? आसमा बेगम कड़े तेवरों से उसकी तरफ मतवज्जा हुई और वो भी एकदम दिल खोल कर हंस पड़े थे। और आज तो हमेशा संजीदा और रिजर्व मूड में रहने वाले वाले चांद भाई का भी मूड भी खासा खुशगवार और फ्रेश और शरारती हो रहा था। उनका ऐसा भी मूड कभी रहता था, लेकिन जब होता तब पूरे घर वाले खुश होते। चलो कुछ देर के लिए ही सही वो अपनी संजीदगी से बाहर तो आए थे। भाभी कैसे हैं? हसी ने अपने बराबर बैठे चांद भाई की तरफ झुकते हुए रासो राना लहजे में कहा। खूबसूरत है वो भी, सरगोशी नुमा आवाज़ में बोले। मैंने ये नहीं पूछा। हसी ने उन्हें नर्वस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो हज्जल हो गए थे। लेकिन मैं तो वही बताऊंगा जो आजकल मुझे हर तरफ नजर आ रहा है, बस उसकी खूबसूरती और वो खुद। उन्होंने भी बात का बदलते हुए बात को संभाल लिया था। कॉन्टैक्ट होता है? नहीं यार, वो पसंद नहीं करती। मैं भाभी के गिफ्ट्स लाया हूँ, शादी के रखो के लिए संभाल के रखो, के दिन देना। मैं भाभी भी को देखूंगा कब? देखने को तो तुम आज भी देख सकते हो, कल भी देख सकते हो, लेकिन यार तुम इतने लंबे सफ़र से थके हुए आए हो, रेस्ट करो। मैं बदल बदल बाद में मिल लेना। चाँद भाई ने उसे आराम करने का मशवरा दिया। तो फिर कब मिलूँगा? मैं होने वाली भाभी को देखकर उसे पास भी तो करना है। हँसी को भाभी देखने का इश्तियाक हो रहा था। तो तस्वीरें देख लो, मैं मेरे बेडरूम में रखी हैं। अब तस्वीरें देखने का क्या फ़ायदा? अब तो मैं उनको फ़ेस टू फ़ेस देखना चाहता हूँ। अरे यार! तो फिर सब्र करो और 7 तारीख का इंतज़ार करो। वो 7 तारीख का निकाह हमाइयों की रस्म एक साथ चलेगी। चाँद भाई ने उसका कंधा थपका। रुखसती से 2 दिन पहले निकाह। हँसी को हैरत हुई। हाँ, उन लोगों में रस्म होती है भाइयों की वक़्त निकाह होता है और फिर लड़कियों की माइयों का पीला जोड़ा पहनती हैं और उसे तेल लगाया जाता है और माइयों का सारा सामान लड़के के घर से ही भेजा जाता है। उन्होंने तफसीर बताई। ओह! वो होंठ से कहीं का रह गया। हँसी तुमसे तो शेखम मिलने आया है। आसमा बेगम ने इतरा दी। ज़ेही वो एकदम अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने किसी भी दोस्त को पाकिस्तान आने का नहीं बताया था। वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन शेखम चाचा ने कैसे उसे खोजते हुए चला है। वो ड्राइंग रूम से बाहर निकला और घर की एक साइड में भी बने वसी और अरीस मेहमान खाने में आ गया। ज़ैकी उसने अंदर दाखिल होते हुए पुरजोश लहजे में पुकारा। ज़ैकम भी उसे देखकर एकदम खड़ा हो गया। कमीने ज़लील, बता कर क्यों नहीं आए? ज़ैकम ने गले शिकवे और उसकी वजाहतें शुरू हो चुकी थी। 5 दिन किसे कैसे गुजरे पता ही न चला। निकाह और मायों का दिन भी आन पहुंचा था। दुल्हन गुजरात के रहने वाली थी, इसलिए उन्हें बारात लेकर बाकी तमाम रस्में अदा करने के लिए भी गुजरात ही जाना था। लाहौर से गुजरात का 3 घंटे का सफ़र था। उसे तवील सफ़र के पेश नज़र उन लोगों ने लड़की वालों से कहा था कि उसे सारी अरेंजमेंट लाहौर के किसी मैरिज हॉल में रख लेते हैं, लेकिन वो लोग माने भी नहीं माने। फिर अस्मा बेगम ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन खुद उन लोगों को आने जाने में खासी खासी वक़्त हो रही थी, खासी दिक्कत हो रही थी। पहले 3 घंटे का सफ़र करके आना और फिर जाना कुछ कम तो नहीं था, लेकिन हँसी उस काम के लिए भी पेश था। तुम पीछे बैठो, मैं खुद ड्राइव करूँगा। उससे चाँद भाई की गाड़ी ड्राइव करने के लिए तैयार ड्राइवर को पीछे हटा दिया और खुद ड्राइविंग सीट का सँभाल लिया। ब्लैक कलर का चमकती-दमकती बीएमडब्ल्यू पर सुर्ख रिबन बाँधा हुआ था। ये रिबन गाड़ी के इंजन और स्क्रीन पर छत के से पीछे तक बाँधा हुआ था। आज हल्का-फुल्का फंक्शन था, इसलिए गाड़ी की डेकोरेशन भी हल्की-फुल्की करवाई गई थी, सिर्फ़ एक रिबन पर मुश्तमिल। लेकिन लगता है तुम्हें गुजरात जाना बड़ा अच्छा लग रहा है? चाँद भाई ने खुश-खुश ड्राइविंग करते हँसी से पूछा। हाँ, मैं वाक़ई बहुत खुश हूँ। गुजरात शहर मेरे लिए हकीकतन बहुत अहम है। मैंने ज़िंदगी के 4 साल उस शहर में गुज़ारे हैं और ये 4 साल मेरे लिए बहुत यादगार और कीमती हैं। उसे सच्चाई से जवाब दिया। क्या होता है अगर तुम मुस्तकबिल में ही गुजरात आना-जाना लगा लगा लेते हो? उन्होंने छेड़ा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अपने लिए कोई लड़की पसंद करके शादी कर लेते। क्या 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 खूब कही है आपने भी। यानी मैं जहाँ रहूँगा वहीं शादी कर लूँगा। 4 साल में तो इंग्लैंड भी गुज़ार कर आया हूँ। कहाँ वहाँ भी किसी को पसंद करके शादी कर ले तो उसने उनको लाजवाब कर दिया। बहरहाल अभी तो आपने गुजरात आना-जाना लगा है, हमारी यादें भी ताज़ा होती रहेंगी। उन दोनों भाइयों का सफ़र हँसी खुशी फुल वॉल्यूम के म्यूज़िक में गुज़रा था। अब मुझे गाइड करते रहें किस तरफ जाना है। उसे गुजरात के हदूद में दाखिल होते हुए कहा। गाड़ी सर्विस मोड़ से रहमान शहीद रोड पे डालो और फिर मॉडल टाउन की तरफ टर्न कर लो। चंद भाई रास्ते में मॉडल टाउन। हंसी को मॉडल टाउन के तमाम रास्तों का पहले इल्म था, इसलिए अब गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, उन्होंने इस बात में सर हिलाया। तो ये था आज के नॉवल का सेकंड पार्ट। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लाइक और सब्सक्राइब मेरा चैनल, सब पैसा बेल आइकन
तो आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट से, वो होगा इस नावल का लास्ट पार्ट। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।